हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे मॉडल सेट 3 लेकर आया हूँ जो जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। तो अभी तक मैंने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया हूँ। आज मैं बताऊंगा आपका मॉडल सेट का जो आपका सेट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज मैं सेक्शन ए का डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है। पहले से भी जानते हो, इसमें कोई नई बात नहीं समझाना है। तो सेक्शन ए का आज मैं सोल्यूशन देखने वाला हूं। तो ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, और पहला क्वेश्चन देखे स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक लाइक और कॉमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। फीडबैक देना आपका हक है और दे फीडबैक दीजिएगा, तभी मजा आएगा यहाँ पे क्लास लेने में। कितनी परसेंट समझ में आता है या नहीं आता है, इस सारी बातें को डिस्कस में लिखे कमेंट बॉक्स में, और अभी लिखो। क्लियर? चलिए, तो मैं चंदन सर, और एक चीज इंपॉर्टेंट वाली बात, 2 तारीख से न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं और वो ऑफलाइन क्लासेस में भी उपलब्ध है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, या जो भी आपके बच्चे जूनियर होंगे, आपके भाई बहन या कोई भी स्टूडेंट रिश्तेदारी होंगे, तो ये दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट करके उन बच्चों को आप भेज सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है 2 तारीख से। बैच न्यू फ्रेश बैच 12 क्लास का स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। हाँ सर, समझ गए। चलो भाई देखो इधर। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन ज्ञात करना था। सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं करना है। पहला का सोल्यूशन में बड़ा आसान क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो एक बात समझो, कभी भी जो इंटीग्रेशन जो होता है एक्स का पावर एन डीएक्स का, वो एक्स का पावर एन प्लस 1/n+1 प्लस सी। सारी तो बड़ा बेसिक है, हम पहले से जानते हैं। और ढकनो ठीक है भैया, जान गए, फिर से जान लो, क्या बात है। एक्स का पावर एन जब भी रहता है इंटीग्रेशन में, तो एक्स का पावर एन प्लस 1/n+1 प्लस सी करते हैं। ओके, हाँ सर। तो जब जब एक्स की जगह अगर कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, लीनियर का मतलब है इस तरह का रूप में निकालेगा ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे ये काम किया उसी तरह से ये भी काम करेगा, यानी ए एक्स प्लस बी का पावर 2+1/2+1। लेकिन एक शर्त होगा, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना, सिंपल। तो यहां डिवाइड कर दिया और प्लस क्या लिखोगे, सी। कहने का मतलब है ए एक्स प्लस बी का पावर हो जाएगा 3/3a प्लस सी। ये जनरल फार्मूला जैसा काम करता है और जनरल वही पूछ दिया था। तो सिंपली यही काम करना। अच्छा सर, एक पावर जोड़ देना, डिवाइड कर देना है, और जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देना, सिंपल। हाँ, तो सुनो, इसी बात पे आप एक क्वेश्चन बना के रख लेना। 2x प्लस 3 का पावर अगर 9 है तो आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर इतना आंसर किससे बना या नहीं। अगला वीडियो में आपको नाम लेंगे। बात समझ में आया? तो चाहते हो वीडियो पे मेरा नाम ले सर, तो इसका आंसर लिखना मतलब बोल देना है सिर्फ इतना, हाँ सर हमसे बन गया था। क्लियर है? तो ये कमेंट बॉक्स में डाल देगा। चलिए, अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री लिखना है। क्या लिखना है बेटा आपका, ऑर्डर एंड डिग्री। अच्छा सर, ऑर्डर डिग्री लो भाई, 2 नंबर। dy/dx बराबर प्लस साइन ऑफ dy/dx। एक चीज बताता हूं, ये चीज मैंने सेकंड वीडियो मतलब सेकंड आपका जो मॉडल सेकंड मॉडल सेट में भी ये बात को मैं चर्चा किया था, ऑर्डर डिग्री, है ना। तो ध्यान से सुनो, कभी भी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में अगर कोई भी डेरिवेटिव अगर आ जाए, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, मतलब dy/dx नजर आए, डिफरेंशिएशन नजर आए, और उसको अगर सेपरेट नहीं कर पाओगे तो उसका आप डिग्री कभी भी नहीं लिख पाओगे। ऑर्डर लिखने का कोई झंझट नहीं, ऑर्डर लिख देंगे, अरे कितना बार डिफरेंशिएट है भैया, एक बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन अब डिग्री लिखने में टेंशन है, सर हमको तो गुरुजी सिखाया है जिसका हम लिखते हैं उसी का होल पावर जो होता है उसी को लिखते हैं बेटा, लेकिन साइन का एंगल में नहीं रहेगा। तब अगर सेपरेट क्या, जिसे देखो इसको इधर भेज देंगे तो फिर भेजेंगे तो साइन इनवर्स में आ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पाओगे।
इसलिए यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, तो लिख देंगे नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया? देने वाला जो है ना बहुत होशियार है, बता रहा हूं, है ना। यही आंसर हो गया इसका। क्यों? देखो जब मैं इसका सोल्यूशन करता ना, तो ये बताओ, इसको जब करता तो साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, उसको इधर ले जाता तो हो जाता माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और जैसे ही मैं इधर साइन को हटाता डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाता साइन इनवर्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल में आ गया, तो जब जब ट्रिगोनोमेट्रिक के एंगल में आपका डिफरेंशिएशन पड़ा रहेगा और उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो जिंदगी में कभी भी डिग्री नहीं लिखोगे। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो गया डिग्री ऑर्डर 1 और डिग्री नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये था 2 क्वेश्चन, दोनों सेट मैंने यहाँ पे रखा स्क्रीन पे आपको। अब आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे, पहले मैं 3 बताऊंगा, उसके बाद 4 बताऊंगा। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखते जाए और उसको सेट डाउन करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। सर ये तो मेरे पास है ही, हाँ तो आप क्वेश्चन निकले। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या ज्ञात करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 का यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। अभी जस्ट देखो यूनिट वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। 3rd नंबर क्वेश्चन का क्या ज्ञात करना है? मैग्नीट्यूड। तो पहले मान लेंगे बड़ा प्यार से इसको, लेट ए वेक्टर बराबर 1/√3 आई, 1/√3 जे और 1/-√3 के, ये ए वेक्टर बराबर मान लिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करेंगे? सर ऐसे ज्ञात करते हैं, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे दोनों साइड मॉड लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड का साइन होगा। करना क्या होता है? आई जे का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देना होता है। ये बात लास्ट लेक्चर में सिखाया गया था सेक्शन सी वाला क्वेश्चन में। क्लियर है? चलो, तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर। यहां पे सॉल्व करेगा तो स्क्वायर रूट हटेगा 1/3, 1/3 और 1/3, 3 एलसीएम आएगा बेटा। यहाँ पे 1 + 1 + 1 सॉल्व करेगा 3/3 कट के आएगा 1, 1 का रूट कितना आएगा? 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 आ गया। यही आपको आंसर फाइंड आउट करना था, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना था। 2 नंबर मिल गया। कितना आसान क्वेश्चन है यार। ये सब क्वेश्चन छोड़ोगे ना तो जिंदगी का सबसे नहीं बोलने वाले, है ना। चलो भाई इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे देखें आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीन देखो। कहता है इफ ए वेक्टर बराबर दिस एंड बी वेक्टर बराबर दिस। बस सर इंग्लिश बोलते हो? तो कोई इधर सुन, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है इन दोनों वेक्टर का ए प्लस बी वेक्टर निकालो, साथ ही साथ ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर। क्या क्या बोले सर? अरे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले ज्ञात करना था, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, सॉरी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। अच्छा सर, मतलब ए प्लस बी को जोड़ लेंगे, उसके बाद उस जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर बोला। हाँ, तो पहले ए प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए प्लस बी वेक्टर मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो बताओ 2 + -1 कितना बचेगा बेटा? आई। -1 + जे कितना हो जाएगा? 0। 2 + -1 + 1 यानी के बचेगा कि नहीं? अरे जोड़ना तो आता है यार, 1 और 2। तो यहां जब दोनों जोड़ेंगे ए प्लस बी को तो -1 है और ये +2 है तो +1 बचेगा। -1 है +1 है 0 हो जाएगा और 2 है -1 है 1 हो जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ा आसान था सर। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका मैंने ए प्लस बी वेक्टर निकाला। अच्छा, सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर ए प्लस बी का है ना, यूनिट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में जो वेक्टर है लिख देंगे और उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यहां देखो ए प्लस बी वेक्टर है, आई है +0 जे है +k। नीचे देखो मैग्नीट्यूड का मतलब फिर से इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो लो वही कर दिए, तो हो जाएगा आई +0 जे +k और नीचे कर देंगे तो 1 कितना होगा? 2। अब अलग अलग डिवाइड करो, 1/2 आई। 0 में डिवाइड करना जरूरी है क्या? नहीं करेंगे तो 0 वाला 0 हटा देंगे, है ना।
डायरेक्ट क्या लिखेंगे, के वाला, तो 1/√2 के, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो पहले दो वेक्टर को जोड़ देना था, जोड़ने के बाद जो आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना था। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए कैप है तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमेशा यूनिट वेक्टर निकलता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इतना आया तो इसका बटा इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो इस वेक्टर का सम का यूनिट वेक्टर निकल गया। कोई डाउट नहीं यार, बेसिक क्वेश्चन है यार, ये सब एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये रहा स्क्रीन पे, आप देखें इसको ना, सभी क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूं, आप देखते जाएं और सॉल्व करते जाएं। तो देखो क्या कहता है, कैन -1/2√3 1/√2 -1/√3 बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी डायरेक्शन लाइन। पहले मैं बताता हूं कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, समझो। देखो डायरेक्शन कोसाइन इसको कहते हैं, तीन वेक्टर होता है कंपोनेंट का, एक्स वाई, यहाँ पे जेड होता है और यहाँ पे हम लोग वाई मानते हैं। ये तीन प्रकार का वेक्टर होता है, मैं दिखाता हूं कैसा होता है, इस तरह का। ठीक, ये समझो, इधर देखो रे ढकनो, इधर ये आपके पास तीन ठो एक्सेस वाली बात है, ये आपका जेड है, ये एक्स है और ये वाई है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है सर। एक ऐसा लाइन है जो इस तरह का लाइन है, ये हमारा इस लाइन के अकॉर्डिंग देखना है कि ये क्या इसका डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल है कि नहीं। जो इस वेक्टर का लाइन नीला दिखाना है इस कलम वाला, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये तीनों कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, यहाँ पे क्या देगा, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। क्लियर है? तो ये जो तीन पॉइंट है, सपोज करो जो कोऑर्डिनेट होता है पी पॉइंट एक्स वाई जेड, और इसको यहाँ ओरिजिन से मिला देते हैं, तो इसको हम लोग ए वेक्टर नाम देते हैं। और ये ए वेक्टर होता क्या है, तो हो जाता है इसी का लिखेंगे, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, इसमें डायरेक्शन मैंने पूरा वेक्टर वीडियोस का पूरा लेक्चर वीडियो सब अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है ना, और अगर कोई दिक्कत है तो इसमें नंबर स्लाइड हो रहा है, आप उसमें कांटेक्ट करके पूछें, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, वॉच कर लेना। फिलहाल समझो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, शॉर्ट में डीसी लिखा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। अब ए वेक्टर इतना मिल गया, अब इसके साथ हमेशा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। एक लाइन होता है ए वेक्टर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। इसमें सबसे बड़ा ब्यूटी ये होता है, इसकी खास बात ये होता है कि अल्फा बीटा गामा, यानी डायरेक्शन कोसाइन हम लोग किसको बोलते हैं, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसी तीनों को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अच्छा सर, अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ना, इसी को हम लोग एल कहते हैं, इसी को एम कहते हैं, इसी को एन कहते हैं। और जो तीनों का सम जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, स्क्वायर करके जब जोड़ देंगे, यानी एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1। अगर 1 आ गया तो कह देंगे कि उसका डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन लाइन था। और अगर नहीं आया, अगर स्क्वायर के जोड़ने के बाद अगर 1 नहीं आया तो कहेंगे वो उसका डायरेक्शन लाइन नहीं था। आई होप कि अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। कैन से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट है, ये जो दिखाना है, और ये डायरेक्शन क्वेश्चन आपको दे दिया है, यानी यही एल है, यही एम है और यही एन है। अगर ये लाइन आपको दिखाना है तो तीनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, कितना के बराबर आना चाहिए, 1। अगर 1 आया कहेंगे उसके अकॉर्डिंग लाइन है, और अगर नहीं आया तो नोट। यही वेरीफाई करना है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करोगे, मान लोगे एल बराबर दे दिया -1/2√3 -1/2√3 और m बराबर दिया है 1/√2, n बराबर दिया है -1/√3। अब चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग लाइन अगर होना है तो तीनों का स्क्वायर का सम 1 के बराबर होना पड़ेगा। सो देयरफॉर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना होगा।
एल का मान तो -1/2√3 का होल स्क्वायर, ये भी चेक करना है ना, यहाँ इक्वल देते हैं, प्लस एम का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, एन का मान -1/√3 का होल स्क्वायर। अब बताओ सॉल्व करके कितना आएगा। हाँ सर, स्क्वायर होगा प्लस में हो जाएगा बेटा, ऊपर में 1, 2 दूना 4, 4 तिया 12, प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम तो आता होगा। हाँ सर, 12 एलसीएम आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 छक 12, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा यहाँ 4, 6 4 10 और 1 11/12। क्या जिंदगी में कभी 1 होगा क्या? नहीं होगा। तो जब 1 नहीं हुआ ना, इसका मतलब ए वेक्टर के अकॉर्डिंग ए लाइन इसका नहीं बनने वाला है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, 1 आएगा तो कह देंगे हाँ कि इस डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग एक लाइन पॉसिबल था, और जब नहीं आएगा 1 के बराबर तो कह देंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइन लाइन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नो एनी डायरेक्शन लाइन। सो देयरफॉर नो एनी डायरेक्शनल लाइन। क्लियर है? बस यही आंसर हो गया, बात खत्म। बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, लाजवाब था, मजेदार था। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, एक लास्ट 2 क्वेश्चन और बच गया है, 6 और 7, बस उसके बाद ये लेक्चर समाप्त। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन पासिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2, -1, 3 एंड बी कोऑर्डिनेट दिया है 4, 2, 1। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट से पास करने वाला कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते कैसे हैं, इसको समझो। तो मैं पहले समझाता हूं। अगर कोई लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रहा है, x1, y1, z1, और एक बी पॉइंट है x2, y2, z2, और इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ए और बी, और इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन का लाइन होता क्या है, तो सुनो। जो इक्वेशन का लाइन होगा कार्टेशियन फॉर्म में कैसा होता है, कुछ नहीं करना है, x माइनस x1 बेटा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बेटा y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बेटा z2 माइनस z1। ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन का लाइन होता है बिटवीन पासिंग पॉइंट 2। कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन का लाइन ऐसे लिखना एनी टाइम। तो 2 प्रकार के लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। अगर यही चीजें वेक्टर फॉर्म में लिखना रहता, ये देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, पहला किसमें हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक, ये क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर यही चीजें आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना रहता है इक्वेशन का लाइन, ठीक, तो ये होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। उस समय इसको ए वेक्टर मानते, स्मॉल ए वेक्टर, और ये रहता स्मॉल बी वेक्टर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला लगा देते हम लोग किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो जब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का लाइन पूछता तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसको बी वेक्टर मानते हैं, इसको ए वेक्टर मानते हैं। और जब कार्टेशियन में फॉर्म में पूछे तो ये ला लिखना। ठीक है, तो मैंने दोनों बात को आपके सामने रखा। अब दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, कभी वेक्टर फॉर्म में पूछे तो कभी कार्टेशियन फॉर्म में पूछे सेट में। तो यही बात होता है, इस चैनल पे यही सारी चीजें मिलती है, आपको डिटेल नॉलेज मिलता है यहाँ पे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर फीडबैक दें। हाँ सर इतना समझ में आता है, कमेंट करें, है ना। बाकी बात ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें प्लीज। ओके, चलो अब देखो बीच में क्या करना है। तो यही 2 पॉइंट आपके पास दिया था, ए दिया था 2, -1, 3, और एक बी दिया था आपका 4, 2, 1। अब इसके बीच में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन का जो लाइन होता है वो कैसा होता है, फॉर्मूला आपके सामने है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1,
y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। x रहेगा, x का कुछ नहीं करना है, यही x1 y1 होगा और यही x2 y2 z2 होगा। तो x1 कितना हो गया 2 हो गया, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2 इज इक्वल टू y रहेगा, y1 कितना है -1, y2 कितना है 2 और y1 कितना है -1। फिर z रहेगा, z1 कितना है 3, z2 कितना है 1 और z1 कितना है 3। ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका? हाँ सर, सॉल्व करते जाओ आगे और करके लिखते जाओ। यहाँ x माइनस 2 बाय यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ y प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा और यहाँ z माइनस 3 बाई -2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यही इसको आंसर लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। वाह सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? तो इस टाइप से मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? बहुत बोले मैं कमेंट करो रगड़ कर, तभी हम तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था कार्टेशियन फॉर्म में। ये सिंपली फार्मूला लगा देना, बैठा देना, सॉल्व कर देना, बात खत्म हो गया। क्लियर है सर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, सबसे जो लास्ट एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, वो भी बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ये आपका स्क्रीन पे आना। देखो लास्ट में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का होता है और काफी आसान क्वेश्चन होता है, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ करना क्या है, ए का प्रोबेबिलिटी दिया है, बी का प्रोबेबिलिटी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का भी प्रोबेबिलिटी दे दिया है। तो कहता है पी ए बाय बी का वैल्यू फाइंड करो। तो मैंने पहले भी फॉर्मूला कितना बार बता चुका हूं, अगर पी ए बाय बी है मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी लिखा हुआ है। अगर यही बात पी बी बाय ए होता तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए निकल रहता। अच्छा सर, ऊपर इंटरसेक्शन एनी टाइम रहेगा लेकिन नीचे जो नीचे रहेगा ओकरे प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है। अगर यहाँ बी था तो बी वाला से, ए था ए वाला से। अरे भैया ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बतिया बराबर है, इसलिए ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता कौन है? जो डिवाइड करता है उसको। तो यहाँ बताओ इस क्वेश्चन में जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो पी ए बाय बी फाइंड करना है। तो ऊपर में हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाता है पी बी। पी इंटरसेक्शन बी कितना बेटा आपका 4/11, पीबी कितना है आपका 5/11। 11 से 11 बर्बाद हो जाता, कट जाता तो बचता कितना 4/5। यही आपका आंसर हो गया, बस खत्म। तो ये फार्मूला याद रख लेना, जो जो कंडीशन दिया रहेगा यहाँ से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप कमेंट करोगे यस सर हमसे बन गया, तो आप इसका फाइंड आउट करोगे कि अगर यही क्वेश्चन अगर आता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए तो आप कैसे फाइंड करता, ये आप पे छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, हाँ सर ये बात मैं तो बना लूंगा, इजी है। ठीक है, कमेंट कर देना यार हाँ हमसे बन गया, अपना नाम लिख देना और नेक्स्ट वीडियो में आपको नाम लिया जाएगा। क्लियर? हाँ सर चलिए, तो आज ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ मॉडल से 3 का। नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी लेकर आऊंगा, तब तक आप यहाँ तक वेट करें और यहाँ तक पूरी बात करके लाइन बाय लाइन लिखें, कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, बेड के अंदर घुस के ऐसे मजा लेके देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? हाँ भाई ठीक है, तो ठीक है, तब तक बाय बाय, टाटा टाटा।